महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में पिछले सालों में इतने चढ़ उतार हुए हैं कि सच में एक पॉलिटिकल थ्रिलर की सीरीज बन सकती है। आया शिवसेना, गया एनसीपी और जीता बीजेपी। पवार वर्सेस पवार का विभाजन का सच आज तक सच नहीं लगता था और न ही इसमें कोई टकराव भी लगता था, पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद लगता है कि चाचा भतीजे सच में बच चुके हैं। एनसीपी पक्ष के हकदार बहुमत के आधार पर अजित पवार को बताया गया है। 2 जुलाई 2023 को शरद पवार को छोड़ अजित पवार अपोजिशन सरकार में शामिल हुए और राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम बने। अंटिल राष्ट्र में एक नहीं बल्कि दो डिप्टी सीएम हैं। एक बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजित पवार। अपने पार्टी के साथ बगावत करने का रीजन अजित पवार ने कहा कि करंट रूल की बीजेपी शिंदे गवर्नमेंट के काम से इम्प्रेस होकर वो अपोजिशन में शामिल हुए हैं, पर शिंदे सरकार तो अभी कुछ साल से ही बनी है। देखा जाए तो अजित पवार तो 2019 से ईडी का कॉल आते ही बीजेपी में शामिल होते दिखाई दिए हैं। 2019 के इलेक्शन के जीत के बाद शिवसेना बीजेपी के 50-50 पार्टनरशिप में दोनों पार्टियों के बीच से सीएम की पोस्ट को लेकर झगड़ा हुआ और यहाँ शरद पवार ने अपना राजनीतिक दांव खेला। नाराज हुए उद्धव ठाकरे का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर उद्धव जी सीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें एनसीपी सपोर्ट करेगी और कांग्रेस को भी मना लेंगे। 20 दिन तक शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की मीटिंग की खबरें चलती रहीं। 9 नवंबर 2019 को गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया और 40 आवर का टाइम भी दे दिया था, पर बीजेपी ने सरकार बनवाने के लिए साफ इनकार कर दिया। 10 नवंबर 2019 को गवर्नर ने शिवसेना को इनवाइट किया सरकार बनवाने के लिए, पर शिवसेना को सिर्फ एक ही दिन दिया गया। शिवसेना ने 3 दिन का समय मांगा था, पर गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया और 12 नवंबर 2019 को राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। एक पार्टी को 3 दिन और दूसरी पार्टी को सिर्फ 1 दिन। आखिर गवर्नर को इतनी जल्दी क्या होगी? वैसे गवर्नर एक संवैधानिक पोस्ट, किसी भी पार्टी का फेवर करना मतलब संविधान के अगेंस्ट जाना होता है। 22 नवंबर 2019 के रात में न्यूज आती है कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, पर अगले दिन 23 नवंबर को 10 दिन तक चलने वाला ये प्रेसिडेंट रूल सुबह के 5:47 को खत्म हो जाता है और 7:50 AM को एक नई सरकार बनती है, जिसमें सीएम की देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम की अजित पवार शपथ लेते हैं, जो कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ अपनी अलायंस को तोड़कर एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन उनकी यह सरकार बहुमत न हासिल होने के कारण की वजह से सिर्फ 80 घंटे में ही गिर गई। हालांकि दोनों ने ही आपसी कारण बताकर 26 नवंबर 2019 को रिजाइन कर दिया था। अगर बहुमत था ही नहीं तो इतनी जल्दी किस बात की थी इन्हें? यहाँ बहुत से सवाल उठे, पर हमेशा की तरह जवाब नहीं मिला। पर हाँ, यहाँ एक सवाल का जवाब शिंदे के रिबेल करने वक्त जरूर मिला। 2019 को प्रूफ नहीं हुआ था, पर शिंदे सरकार ने प्रूफ किया कि एमएलए को करोड़ों तक खरीदा जाता है सरकार बनवाने के लिए, जैसे कि हमें कर्नाटका में भी बीजेपी सरकार में देखने को मिला है। शायद ऐसे ही एमएलए को खरीदना चाहते होंगे फ्लोर टेस्ट के समय, लेकिन शरद पवार ने इन्हें चेकमेट कर दिया। 2014 में जब फडणवीस ने एक ट्वीट में कहा था बीजेपी विल नेवर 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 हैव एनी अलायंस विद एनसीपी, और मोदी जी ने भी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है। कई बार बीजेपी के नेता लोग अजित पवार और एनसीपी के ऊपर करोड़ों का आरोप लगाते हैं, इसके बावजूद ये पार्टियां बार बार कैसे अलायंस कर सकती हैं? इससे तो यही दिखता है कि बीजेपी के साथ अभी एनसीपी पार्टी की भी कोई विचारधारा नहीं है, बस खुद को बचाओ और ईडी को संभालो। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि एनसीपी और सारे एमएलए शिवसेना कांग्रेस के साथ अलायंस करेगी, ना कि बीजेपी के साथ। एक तरफ चाचा और दूसरी तरफ भतीजा, दोनों पक्षों में जीत एनसीपी की तय थी। लोगों ने कहा कि इसके पीछे की चाणक्य नीति शरद पवार की ही थी। रिपोर्ट के अनुसार कुछ हो ना हो, दोनों तरफ हाथ रखने वाले अजित पवार जी के गले में फंसा ईडी का फंदा, तो आखिरकार इसको राहत मिल ही गई। 25 नवंबर 2019 को इकोनॉमिक्स टाइम्स और कुछ स्वतंत्र न्यूज में रिपोर्ट किया गया कि अजित पवार के खिलाफ जो 70,000 करोड़ रुपीस का इरिगेशन स्कैम चल रहा है, वो केस एसीबी के द्वारा बंद किया जा रहा है। लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट के आने से कुछ ही घंटों बाद ये एसीबी ने कहा कि हमने बाकी केसेस बंद की है जो कि अजित पवार जी के रिलेटेड नहीं है।
ना कि वो। ये कितना सच है और कितना झूठ ये शायद अब हम जान चुके हैं। कई राज्यों में विपक्षी सत्ताधारी पक्षों के ऊपर झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम बनाकर कितनों को चंद घंटों में कई सालों तक जेल में बंद किया जा रहा है। झारखंड के हेमंत सोरेन को अपने सीएम पोस्ट को रिजाइन कर जेल जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव, आम आदमी पार्टियों के नेता लोग, देश के कई सत्ताधारी विपक्ष को इसका वह दिखाया जा रहा है, फिर भी वो बीजेपी के ईडी वेपन्स के सामने डटकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों से सत्ताधारी वॉशिंग मशीन से आने वाले सफेद खाकी वाले नेता लोग। इन दोनों की तुलना से तो यही लगता है हमें देश में प्रथम ही सत्ताधारी पार्टी ने ज्ञात किया है कि भ्रष्टाचार है, पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही पार्टियों में है। सत्ताधारियों के डिक्शनरी में करप्शन ये वर्ड ही नहीं है। और हाँ, अगर आप सत्ताधारियों में प्रवेश करते हैं तो आपके डिक्शनरी में से ईडी, सीबीआई, करप्शन जैसे वर्ड भी धुल जाएंगे। हम इस विषय के कितने भी डीप जाओ, इसका कोई अंत ही नहीं है। अपने विषय पर आते हैं। 2019 में बनी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार सिर्फ कई सालों तक ही चली। अंटिल 2.5 साल तक के लिए शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने पक्ष शिवसेना से रिबेल कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2022 को यहाँ फिर अजित पवार जी को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पड़ा। उसके बाद अजित पवार का झुकाव कई बार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ देखा गया था। मई 2023 को एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार ने कहा कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं, पर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना ये डिसीजन विड्रॉ कर लिया। और फिर जून 2023 को पार्टी का फ्यूचर बताते हुए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ऐसे में अजित पवार तो नाराज होंगे ही। और इन ऑफ 30 जून 2023 को अजित पवार ने लीडर ऑफ अपोजिशन से रिजाइन कर लिया कि वो अपनी पार्टी एनसीपी के लिए काम करना चाहते हैं। यह साफ साफ दिखता है कि वो अपनी ही पार्टी से खुश नहीं थे। और 2 जून 2023 को अजित पवार जी ने अपने घर पर सुप्रिया सुले और 30 एमएलए के साथ एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। कहा जाता है कि ये मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि शरद पवार जी को भी पता नहीं था। सत्ता में जहाँ बेटी हो और पिता को पता नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? एनीवे, यह मीटिंग खत्म होती ही अजित पवार बीजेपी शिंदे के सरकार में प्रवेश कर महाराष्ट्र के नए और 4 साल में तीसरी बार डिप्टी सीएम बन गए। घूम फिर के यहाँ बस यही हुआ कि एनसीपी दोबारा से बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और अजित पवार जी को खोई हुई डिप्टी सीएम की पोस्ट मिल गई। अपोजिशन में शामिल होने का अजित पवार जी का रीजन यह था कि शरद पवार जी के प्रेसिडेंसी में एनसीपी 30 सालों में महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई। 21 जून 2023 में हुए एनसीपी पार्टी के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में अजित पवार ने सारे पार्टी को एक रियलिटी चेक देते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसे होम पार्टीज हैं जो अपने खुद के स्टेट्स में गवर्नमेंट होल्ड करते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो पंजाब और दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है। पर एनसीपी क्या कर रही है? वैसे मैं आपको बता दूं, उन पार्टियों के नेता लोग अपनी पार्टी और लोगों के प्रति बहुत ही लॉयल दिखते हैं, शायद इसीलिए होल्ड करती होगी, जैसे कि बीजेपी के नेता लोग भी। लेकिन बीजेपी के ऊपर ईडी नहीं मंडराती कभी। वैसे पॉलिटिकल में ऐसे रीजन होते हैं जो बताए नहीं जाते, पर मोटिव वही होता है। और सत्ता में शामिल होने का ये भी आरोप है कि अपोजिशन के अनुसार अजित पवार और उनके 8 एमएलए पर ईडी की इंक्वायरी थी और मोदी जी ने भी एनसीपी के ऊपर का कुछ 1000 करोड़ का आरोप किया था। वैसे पक्षों के कई आरोप झूठे भी होते हैं, आपने देखा ही होगा। ये खुद इसी गठबंधन में साबित हुआ है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी, क्या शरद पवार को कोर्ट में एनसीपी पक्ष के लिए राहत मिलेगी या नहीं, या शरद पवार जी नए पक्ष और साइन के साथ आने वाले इलेक्शन में लड़ेंगे। वैसे शरद पवार ने इससे पहले भी अपने राजनीतिक जीवन में कई बार नई पार्टियां बनाकर जीत हासिल की है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एनसीपी फॉर्म करते ही आने वाले चुनाव में जीत हासिल की थी, वो भी सिर्फ 2 महीने में। शरद पवार आने वाले चुनाव में कौन सी नीति दाव अपनाएंगे और इनका पलटवार किसको भारी पड़ेगा, ये देखना वाकई मूवी के सस्पेंस जैसा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।